गुड इवनिंग दोस्तों, श्री राम कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अपन चर्चा कर रहे थे मौलिक अधिकारों के संदर्भ में, और मौलिक अधिकारों के संदर्भ में अपन ने पहला समानता का अधिकार पढ़ लिया था। आज दूसरा मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, और दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। पिछली क्लास में अपन ने चर्चा की थी अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समानता एवं विधि का समान संरक्षण। फिर अनुच्छेद 15 बताया था आपको। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान एवं मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 में बताया था लोक नियोजन के अवसर में समानता, और आर्टिकल 17 जो था उसमें बताया था अस्पृश्यता का अंत, और अंत में बताया था अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। इस प्रकार से इनमें अपन ने आर्टिकल 15 और 16 की व्यापक चर्चा की थी, जिसमें अलग अलग प्रावधान जोड़े गए थे। आरक्षण के संदर्भ में किस प्रकार के प्रावधान थे, इन सब के बारे में अपन ने पिछली क्लास में चर्चा की थी। आज अपन पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों, आप सभी को पता है कि स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक इसमें वर्णन किया गया है, और आर्टिकल 19 में व्यापक रूप से स्वतंत्रता के संदर्भ में प्रावधान है, जिसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। यानी कि आज अपना दूसरा मौलिक अधिकार है, और दूसरा मौलिक अधिकार अपने सामने है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इस आर्टिकल 19 की अगर अपन बात करें तो अनुच्छेद 19 में किस प्रकार से प्रावधान किए गए हैं देखते हैं अपन। अनुच्छेद 19 यानी कि जब अपना संविधान बनकर के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और संविधान लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को। जब 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हुआ, उस समय नागरिकों के लिए इस प्रकार के प्रावधान किए गए थे कि उन्हें हर क्षेत्र में हर प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी, और स्वतंत्रता ही प्रदान नहीं की जाएगी, इस स्वतंत्रता को उनके अधिकारों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। यानी कि प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्र रूप से विचरण करना, स्वतंत्र रूप से व्यापार करना, स्वतंत्र रूप से बोलना, स्वतंत्र रूप से संघ या समुदाय का निर्माण करना, संपत्ति का अर्जन करना आदि प्रकार की स्वतंत्रताएं संविधान के आधार पर प्रदान की गई थी। और इस आर्टिकल 19 में उन्हीं स्वतंत्रताओं का व्यापक स्तर पर वर्णन किया गया है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया है, और भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक इनके संदर्भ में प्रावधान है। और उन प्रावधानों के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो मैंने आपको बताया था, एक तो आर्टिकल था 15, अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 व 30। ये 5 अनुच्छेद मैंने आपको बताए थे। वो 5 अनुच्छेद केवल नागरिकों को प्रदान है। किसको प्रदान है? नागरिकों को प्रदान है। यानी कि बाकी जो बचे हुए आर्टिकल है वो नागरिकों के साथ व्यक्तियों को भी प्राप्त है। आपको इन दोनों शब्दों का विशेष ध्यान रखना है कि कहाँ व्यक्ति लिखा हुआ आया है, कहाँ नागरिक लिखा हुआ है। अगर नागरिक शब्द का प्रयोग हो रहा है तो आपको समझना है कि नागरिक केवल भारतीय लोगों के संदर्भ में ही है। नागरिक शब्द का प्रयोग केवल भारतीयों के लिए हुआ है, और व्यक्ति शब्द से तात्पर्य है कि वह भारत का नागरिक भी है और विदेशी नागरिक भी है। अगर आपको पूछा जाए कि भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में से कौन से केवल नागरिकों को प्राप्त है, कौन से अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, तो वहां आपको देखना है कि उसमें ऑप्शन के अंतर्गत अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो 5 आर्टिकल हैं वो केवल नागरिकों के लिए है। बाकी जो अन्य है वो व्यक्ति और नागरिक दोनों के लिए प्रयुक्त होंगे। यानी कि अगर केवल शब्द का प्रयोग कर रहा है वो तो फिर इन 5 आर्टिकल की ही बात होगी, 15, 16, 19 और 29, 30। और व्यक्ति शब्द का प्रयोग हो रहा है तो सभी मौलिक अधिकार उसमें सम्मिलित होंगे। इन शब्दों का थोड़ा विशेष आपको ध्यान रखना है। अब अपन बात करते हैं कि भाई आर्टिकल 19 में किस प्रकार के प्रावधान है। तो आर्टिकल 19 की अगर अपन बात करें दोस्तों,
तो आर्टिकल 19 में कहा गया है कि, पहले तो मैं स्पष्ट कर देता हूं कि आर्टिकल 19 केवल नागरिकों को प्राप्त है। किसको? केवल नागरिकों, केवल नागरिकों को प्राप्त है। आप लोग घबराए नहीं, पॉलिटी बहुत ही आसान है, आसानी से अपन इसको पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। तसल्ली के साथ आपके सारे टॉपिक 1 बाय 1 करके क्लियर करवाता चलूंगा। इस क्लास के बाद अगली क्लास में आपको टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवा दी जाएगी, यानी कि अब तक अपन ने जितनी भी क्लासें ली हैं उन सभी क्लासों में जितने टॉपिक हुए हैं उन सारे टॉपिक के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर एक अलग से क्लास क्रियान्वित की जाएगी। यानी कि ये जो अभी तक अपन ने पार्ट पढ़ा है उन सबके किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। काफी लोगों ने मुझे बोला भी है कि पढ़ तो रहे पर इनके क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे, क्वेश्चन का आधार क्या होगा। तो एक तो आसान प्रश्न से लेकर के डेप्थ तक कितना बन सकता है, उस आधार पर इन सभी टॉपिक के जितने भी प्रश्न होंगे है ना, मुख्य मुख्य प्रश्न, उन सब के बारे में अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो आप तैयार रहिएगा, अच्छे से इनको तैयार कीजिएगा और टेस्ट के लिए तैयार हो जाए। टेस्ट मतलब क्लास में ही होंगे सारे क्वेश्चन, वही आपको क्लास में ही मैं सोल्व आउट करके बता दूंगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 19 किसको प्राप्त है? केवल नागरिकों। और यहाँ नागरिक शब्द का अर्थ है भारतीय लोगों को। किसको? भारतीय, यानी कि केवल नागरिकों को प्राप्त है। इसके बाद अगर अपन आगे बात करें तो जो अनुच्छेद 19 है, इस अनुच्छेद 19 के तहत अगर देखा जाए तो जो मूल संविधान था, क्या था? मूल संविधान। मूल संविधान से यहाँ तात्पर्य है कि 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ, और एक अभी वर्तमान का है। तो वर्तमान में आपको पता ही है कि व्यापक स्तर पर 103 संविधान संशोधन हुए हैं, तो कुछ प्रावधान नए भी जोड़े हैं। तो जो मूल संविधान यानी 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था, उस मूल संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों को 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी। यानी कि मूल संविधान में नागरिकों को 7 प्रकार की, कितने प्रकार की? 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई। कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं? 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी। यानी कि 26 जनवरी 1950 को कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं थी? 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। इसके बाद अगर देखा जाए वर्तमान स्थिति के आधार पर बात करें तो यहाँ पर अपन बात करें तो वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। कितनी? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। मूल संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं थी? 7 प्रकार की थी, जबकि वर्तमान में कितनी है? 6 प्रकार की है। इससे पहले स्वतंत्रता का उल्लेख एक बार पहले भी हो चुका है, जब मैंने आपको प्रस्तावना पढ़ाई थी। प्रस्तावना में भी 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख था। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो अगर प्रस्तावना के संदर्भ में प्रश्न बनता है तो प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता थी। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 पूछता है, आर्टिकल 19 के तहत मूल संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता थी? तो 7 प्रकार की थी। वर्तमान में कितनी है? तो 6 है। या फिर स्वतंत्र, इसके अलावा अगर दूसरा प्रश्न पूछता है कि स्वतंत्रता का अधिकार, इसका उल्लेख कहाँ पर है? तो अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। अब वर्तमान में 6 है, मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। तो अपन देखते हैं कि 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी थी। तो आर्टिकल 19(1) जो है, इस आर्टिकल 19(1) में ही ये सभी स्वतंत्रताएं वर्णित है। आर्टिकल 19(1)(a), फिर B, C, D, E, F और G करके इस प्रकार से 7 स्वतंत्रताएं मूल संविधान में वर्णित थी। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 7 स्वतंत्रताएं कौन कौन सी थी। तो आर्टिकल 19(1)(a) या फर्स्ट अगर लिखे तो अनुच्छेद 19(1)(a) में जो स्वतंत्रता दी गई थी वो थी भाषण या यूं कहें विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है। इनके ऊपर अपन व्यापक डिटेल से चर्चा करेंगे। एक बार मैं आपको बता देता हूं कि 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी थी। दूसरी स्वतंत्रता की अगर अपन बात करें
तो दूसरी स्वतंत्रता दी गई थी नागरिकों को कि निशस्त्र या बिना हथियारों के सभा एवं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, सभा एवं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तीसरी स्वतंत्रता की बात करें तो तीसरी स्वतंत्रता थी संघ है, मतलब संघ समुदाय कोमा राजनीतिक दल कोमा सहकारी समिति के गठन की स्वतंत्रता, सहकारी समिति के गठन की स्वतंत्रता। फिर फोर्थ नंबर पर अगर देखें अपन तो फोर्थ नंबर चौथी स्वतंत्रता है कि पूरे भारत यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र में भ्रमण करने की स्वतंत्रता है ना, भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता। फिर बताया था कि भारत के राज्य क्षेत्रों में निवास करने की स्वतंत्रता। फिर छठी स्वतंत्रता की बात अगर करें तो छठी स्वतंत्रता थी संपत्ति का अर्जन करने की स्वतंत्रता, संपत्ति का अर्जन करने की स्वतंत्रता। और सातवीं स्वतंत्रता की अगर अपन बात करें तो वो थी आजीविका या यूं कहें व्यापार या यूं कहें व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। इस प्रकार से अगर अपन बात करें तो ये मूल संविधान यानी कि मूल संविधान में ये 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं वर्णित थी, लेकिन वर्तमान में 6 प्रकार की ही है। तो आपको देखना है कि 6 प्रकार यानी कि इनमें से एक को हटाया है, यानी कि मौलिक अधिकारों की श्रेणी से एक स्वतंत्रता को हटाया गया है और 6 वर्तमान में क्रियान्वित है। तो अपन को देखना है कि कौन सी हटाई है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि मैंने स्टार्टिंग में जब मौलिक अधिकार शुरू किए थे तब एक संविधान संशोधन बताया था, और वो संविधान संशोधन था 44वां संविधान संशोधन 1978। और मैंने उस समय चर्चा की थी आपसे कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का मौलिक अधिकार है आर्टिकल 31 में, उसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा करके अनुच्छेद 300 क के तहत एक कानूनी या विधिक या यूं कहें संवैधानिक अधिकार बना दिया गया था। तो उसी 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अर्जन करने की स्वतंत्रता है, इस स्वतंत्रता को निरस्त कर दिया। क्या कर दिया? निरस्त कर दिया। यानी कि संपत्ति के अर्जन की जो स्वतंत्रता थी उसे समाप्त कर दिया गया। यानी कि आर्टिकल 19(1)(f) जो है वो निरस्त हुआ है। बाकी 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता है वो वर्तमान में क्रियान्वित है। अब मुद्दा उठता है कि इनको याद कैसे करें। याद करने में कई सारी दिक्कतें आती है, तो याद करना बहुत ही आसान है। मैं बताता हूँ, देखो आपको याद कैसे करना है ना। कुछ नहीं करना है आपको कि पहली स्वतंत्रता कौन सी है? भाषण या यूं कहें विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि बोलने की आजादी देता है। क्या किसकी आजादी देता है? बोलने की आजादी, यानी कि स्पीच, है ना। तो स्पीच याद रखना है आपको। एस क्या याद रखना है? एस। ऐसे नहीं, स्पीच पहली आजादी क्या है? बोलने की है, स्पीच। फिर कहा गया है कि निशस्त्र सभा
एवं सम्मेलन करने की, बिना हथियारों के सभा एवं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तो सभा यानी कि असेंबली, तो असेंबली का ए याद रखना है आपको। क्या याद रखना है? ए। यानी पहला क्या हो गया? स्पीच यानी बोलना। फिर दूसरा ए से क्या हो गया? असेंबली। फिर तीसरा है संघ, समुदाय, राजनीतिक दल या यूं कहें सहकारी समिति के गठन की स्वतंत्रता। तो इसके लिए आपको याद रखना है सीओ, कोऑपरेटिव संस्था, सहकारी समिति है ना, संघ, समुदाय, तो कोऑपरेटिव, सीओ याद रखना है। फिर चौथा हो गया आपके सामने भ्रमण, है ना, भ्रमण, भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता। तो भ्रमण से आपको याद रखना मूव, MOVE, मूव, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, मूव करना, ठीक है ना, तो M याद रखना है। फिर आया है निवास स्थान की स्वतंत्रता, तो निवास यानी रेजिडेंसी, तो R। फिर संपत्ति हटा दिया है, तो आजीविका या व्यवसाय यानी कि आपका प्रोफेशन, है ना, प्रोफेशन क्या है? तो P याद रखना है, P याद रखना है, P याद रखना है। इस प्रकार इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो। मैं इसको यहां लिख देता हूं, तो SACO, है ना, और फिर दूसरा पार्ट आएगा MRP, है ना, इसको आप साक, CO, अगर O नहीं देखें, केवल SAC देखें, तो साक MRP। साक से आप याद रख लो शोक, याद रख लो शोक, याद रख लो, या साक याद रख लो, SAC, साक MRP। S से आपके सामने सीधा एस की अगर बात करें तो एस यानी स्पीच, एस का मतलब क्या है? स्पीच यानी बोलना। ए यानी असेंबली यानी सभा एवं संघ, समुदाय, सभा एवं सम्मेलन, असेंबली। CO कोऑपरेटिव, सहकारी समिति। M मूव, भ्रमण करने की स्वतंत्रता। R रेजिडेंसी, निवास करने की स्वतंत्रता। P प्रोफेशन यानी व्यवसाय या व्यापार। तो इस तरह से आप इनको क्रम से याद रखना है आपको। कैसे याद रखना है? क्रम से याद रखना है। याद रहे बीच में जो 6 है वो निरस्त हुआ है, और फिर 7 बार जो है, कुल मिला के वर्तमान में कितने हो गए? 6 हो गए। क्लियर हुई बात? इसको आप ऐसे कैसे याद रखें। अब अपन इनकी डिटेल वाइज चर्चा करते हैं कि एक एक में क्या क्या प्रावधान है। तो पुनः रिपीट कर देता हूं, आर्टिकल 19 नागरिकों को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? नागरिकों को। मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, वर्तमान में 6 प्रकार की हैं। एक जो निरस्त की वो की गई है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तत्कालीन PM थे मोरारजी देसाई के समय, और संविधान संशोधन कौन सा था? 44वां संविधान संशोधन था। उसके बाद बचे कितने? 7। बोलने की आजादी, सभा एवं सम्मेलन करने की आजादी, संघ एवं समुदाय बनाने की आजादी, भ्रमण करने की आजादी, निवास करने की आजादी, और आजीविका या व्यवसाय कमाने की आजादी। तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। अब अगर अपन बात करें आगे, तो अपने पास अगला आर्टिकल है जिसकी अपन डिटेल से चर्चा करें, और वो है अनुच्छेद 19(1)(a). अनुच्छेद 19(1)(a). इस अनुच्छेद 19(1)(a) की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 19(1)(a) में कहा गया है विचार या यूं कहें भाषण, विचार एवं अभिव्यक्ति, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी कि आर्टिकल 19(1)(a) में किसके प्रावधान है? विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आपको यहां ध्यान रखना है कि विचार एवं अभिव्यक्ति की अपन बात करें तो विचार एक सीमित दायरे में है। जैसे भाषण मान लो आप, एक लिमिटेशन है ना, सीमित समय के लिए बोलना, अपने विचारों को प्रकट करना, अपने भाषण को प्रकट करना। लेकिन अभिव्यक्ति जो है वो यहाँ पर एक व्यापक स्तर पर है। क्या है? व्यापक स्तर पर है। अब अगर बात करें अपन कि इनका माध्यम क्या होगा, यानी कि विचार एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता दी गई है, किसी भी नागरिक को अपने विचारों को प्रकट करना या विचारों का आदान प्रदान करना है,
इसका आधार क्या होगा? तो संविधान में सुस्पष्ट किया है कि आप विचारों का आदान प्रदान कैसे करोगे। अगर बात करें अपन विचारों का आदान प्रदान, तो आप बोल करके अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हो। कैसे? बोल करके, जैसे मैं बोल रहा हूँ है ना, वैसे आप बोल करके अपने विचारों का आदान प्रदान करो आसानी से, कोई समस्या नहीं है, बोल करके कर सकते हैं। या फिर यूं कहें कि लिखित रूप में, किस रूप में? लिखित रूप में आप अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हो। किसी भी पर्चे के ऊपर आप लिख करके अपने विचारों को प्रेषित कर सकते हो। कोई या तो बोल के अपने विचार प्रकट कर दो, आपको बोलने में हेजिटेशन हो रहा है, हिचकिचाहट हो रही है, आप बोलने में असमर्थ हो, कई अन्य समस्या हो सकती है, तो आप अपने विचारों को लिख के प्रेषित कर दो, किसी कागज के ऊपर लिख के प्रेषित कर दो, आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। या फिर अगर देखा जाए तो मैसेज के थ्रू, है ना, डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म चल ही रहा है, कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, वहां पर आप लिखित रूप में अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हो। फिर अगर आगे बात करें अपन, तो संकेतों के माध्यम से आप अपने विचारों को प्रकट कर सकते हो। संकेत जो है, इन संकेत के माध्यम से आप विचार प्रकट कर सकते हो। जैसे सीधा आपने देखा हो कहीं रोड के ऊपर निशान बने होते हैं, दिशा सूचक निशान बने होते हैं कि भाई सीधे जाइए, आगे से लेफ्ट मुड़िए, आगे से राइट मुड़िए, है ना। इस तरह से आगे रेलवे ट्रैक है, इस प्रकार से कई सारे संकेत आपको दिख जाएंगे, जो इन संकेतों के माध्यम से आप अपने विचारों को प्रकट कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आप व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हो, तो चैटिंग करते हुए आपको किसी का समर्थन करना है, आप थंबनेल दिखा दोगे, है ना, वो क्या कहता है कि हम इसका समर्थन करते हैं। या फिर आपको हंसी चल रही है, तो आप हंसने वाला एक संकेत भेज दो, सामने वाला समझ जाएगा कि हंसी चल रही है इस बात पर। वो सारे के सारे संकेत है, मतलब भावना को किसी को समझाना है, अपने विचारों को समझाना है, कैसे भी समझाओ आप। फिर बात करें तो चलचित्र के माध्यम से, चलचित्र के माध्यम से, चलचित्र यानी कि वर्तमान में जो मूवी है, मूवीज जो है, फिल्म जो है, उसके माध्यम से आप चलचित्रों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हो। आपने देखा होगा किसी भी मूवी फिल्म का जो टाइटल या मूवी शुरू होती है, उससे पहले एक स्क्रीन पर दिखा रहता है कि इस मूवी में सभी चित्र काल्पनिक हैं, लेखक या निर्माता के मन या विचारों की अभिव्यक्ति है, इसका किसी से साथ कोई भी वास्तविक संबंध नहीं है। उदाहरण के तौर पर जो पद्मावती मूवी आई थी, पद्मावती फिल्म आई थी, उस पद्मावती फिल्म में कहा गया था कि इस फिल्म के सभी दर्शक काल्पनिक हैं, है ना, कहानियों पर आधारित हैं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना इसका आधार नहीं है। तो आप इस तरह से चलचित्रों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है। या फिर यूं कहें चित्र बनाकर, क्या बना करके? चित्र बनाकर अपने विचारों को प्रदर्शित कर सकते हो। या यूं कहें कार्टून बना करके अपने विचारों को प्रदर्शित कर सकते हो। इशारों के माध्यम से, किसके माध्यम से? इशारों के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हो। इस प्रकार से जितने भी माध्यम बनते हैं जिससे सामने वाला आपकी बात को समझ सके, उन सभी माध्यम से आप अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हो। अब यहाँ पर लिखित या मौखिक रूप में भी विचारों की अभिव्यक्ति होती है, और लिखित रूप में जो विचारों की अभिव्यक्ति है, इस लिखित रूप में आपने देखा होगा प्रिंट मीडिया या यूं कहें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसको भी आर्टिकल 19 के तहत स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और इस प्रिंट मीडिया के अंतर्गत ही आएगी क्या? प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता यानी कि जो प्रेस जो है, मीडिया जो है, उस मीडिया की स्वतंत्रता का उल्लेख भी आर्टिकल 19 में 19(1)(a) में किया गया है। एक बार एक क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, पीएससी ने ही पूछा था, पीएससी का क्वेश्चन था कि क्या संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख है? क्या कहा था कि संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख डायरेक्ट संविधान में नहीं है, लेकिन प्रेस की स्वतंत्रता को आर्टिकल 19 में, किसमें? प्रेस की स्वतंत्रता को अनुच्छेद 19 में अंतर्निहित या यूं कहें निहित माना है। अनुच्छेद 19 में निहित है ये, मतलब अपने आप में आर्टिकल 19 के अंतर्गत ये उच्चतम न्यायालय द्वारा सम्मिलित माना गया है। वहां लिखा नहीं है कि प्रेस की स्वतंत्रता होगी, लेकिन अंतर्निहित है आर्टिकल 19 में
प्रेस की स्वतंत्रता। उसी के साथ अगर राष्ट्रीय भक्ति को प्रदर्शित करना है तो जो राष्ट्रीय ध्वज है, एक तो क्या हो गया आपके सामने, प्रेस की स्वतंत्रता हो गई। दूसरा अगर देखें अपन तो जो राष्ट्रीय ध्वज है, क्या है, राष्ट्रीय ध्वज। तो राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता। राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता भी किसमें, आर्टिकल 19(1)(a) में दी गई है। फिर अगर देखें तो सूचना का जो अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना प्राप्ति की जो स्वतंत्रता है, वो सूचना प्राप्ति की स्वतंत्रता भी आर्टिकल 19(1)(a) में वर्णित या अंतर्निहित है। फिर अगर देखें कि जो राजनीतिक दल या कोई उम्मीदवार है, तो इस उम्मीदवार की पृष्ठभूमि जानने की स्वतंत्रता। आपको पता ही है कि भारत में जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, वहां इस प्रकार के प्रावधान है। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, अगर उसे लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो वो पूरे भारत के राज्य क्षेत्र में से किसी भी संसदीय क्षेत्र में जाकर के लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने पिछले कार्यकाल में 2 जगह से, वाराणसी और बड़ोदरा गुजरात, 2 जगह से चुनाव लड़ा था। इसी तरह मतलब कोई भी उम्मीदवार, जैसे आपके क्षेत्र में कोई नया है, मान लिया जाए कोई केरल से कोई व्यक्ति है और वो आकर के राजस्थान में चुनाव लड़ता है, आप उसके बारे में जानते ही नहीं हो, कौन है, कहाँ से आया, क्या करता है। आप इस प्रकार किसी भी उम्मीदवार की पृष्ठभूमि जान सकते हो कि इसका जो पास्ट था, भूतकाल जो था वो कैसा रहा, इसकी छवि कैसी है, ये हमारा प्रतिनिधि बन के जाएगा तो हमारे हितों में काम करेगा कि नहीं करेगा, कहीं चोर उचक्का तो नहीं है, कोई आपराधिक प्रवृत्ति की पृष्ठभूमि तो नहीं रही है। तो आदि कई सारे कारण जो है, जो आपके मन में जो प्रश्न है उनके बारे में, उम्मीदवार को लेकर के उनके बारे में आप जान सकते हो या उनसे प्रश्न कर सकते हो। ये आपकी आर्टिकल 19 के तहत जो स्वतंत्रता है उसी में अंतर्निहित है। और इसके साथ ही एक बहुत बड़ी स्वतंत्रता और दी है, और वो है आपके चुप रहने की स्वतंत्रता। चुप रहने की स्वतंत्रता। जिस प्रकार बोलने की आजादी है, वैसे मौन रहने की भी आजादी है, यानी कि चुप रहने की स्वतंत्रता भी आर्टिकल 19 में ही अंतर्निहित है। अगर आपको किसी के सवाल का जवाब देना है तो जरूरी नहीं आप बोल के ही दो, बताया ना, इशारों के माध्यम से भी आप उसको समझा सकते हो, संकेतों के माध्यम से ही समझा, ऐसा नहीं बोल के ही बताना पड़ेगा, जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि चुप रहने की भी स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1)(a) में प्रदान की गई है। बात समझ में आई? मुझे लगता है आर्टिकल 19(1)(a) आपके क्लियर हो चुका होगा कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इस विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रकट करने का माध्यम बोल करके, लिख करके, मौखिक रूप से, चलचित्र के माध्यम से, कार्टून के माध्यम से या इशारों के माध्यम से आप अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हो। और इसी आर्टिकल 19(1)(a) में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, सूचना प्राप्ति की स्वतंत्रता, उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि जानने की स्वतंत्रता तथा चुप रहने की स्वतंत्रता अंतर्निहित है। क्लियर हो गई बात? तो ये था आर्टिकल 19(1)(a). अब अगर अपन आगे बात करें तो आपके पास दूसरा आर्टिकल है अनुच्छेद 19(1)(b). अनुच्छेद 19(1)(b). अनुच्छेद 19(1)(b) यानी कि आर्टिकल 19(1) ही पढ़ रहे हैं, और 19(1) में बी वाला जो है, आर्टिकल 19(1)(b) की अगर बात करें तो आर्टिकल 19(1)(b) मैंने बताया था आपको कीवर्ड असेंबली। क्या बताया था? असेंबली। असेंबली के तहत सभा, क्या है? सभा, समुदाय, सभा, समुदाय, संघ एवं सहकारी समिति। सभा, समुदाय, राजनीतिक दल, संघ एवं सहकारी
समिति के गठन की स्वतंत्रता यानी कि अगर अपन बात करें तो आर्टिकल 19(1)(b) में अगर देखें तो आर्टिकल 19(1)(b) में नागरिकों को सभा करने की स्वतंत्रता है, समुदाय बनाने की स्वतंत्रता है, कोई सा भी समुदाय आप बना सकते हो, सहकारी समिति के गठन की स्वतंत्रता। आपको ध्यान रखना है कि जो सहकारी समिति या कोऑपरेटिव संस्थाएं जो है, इन कोऑपरेटिव संस्थाओं के बारे में प्रावधान किया था 97वां संविधान संशोधन 2012 के द्वारा। किसके द्वारा? 2012 के द्वारा। यानी कि 97वां संविधान संशोधन 2012 था। इसके द्वारा आर्टिकल 19(1)(b) में सहकारी समिति को सम्मिलित किया है, यानी कि सहकारी समितियों को भी संवैधानिक दर्जा दिया है, जिनके बारे में अपन ने चर्चा की थी आर्टिकल भाग 9(b) में अपन ने पढ़ा था कि भाग 9(b) में सहकारी संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया, और जिनके बारे में प्रावधान था आर्टिकल ZH से लेकर के आर्टिकल 243। सहकारी समिति के बारे में प्रावधान था संविधान का भाग 9(b) अनुच्छेद 243 ZH से लेकर के अनुच्छेद 243 ZT तक सहकारी समिति के बारे में प्रावधान था, और 97वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया। यहां पर आपको ध्यान रखना है थोड़ा मिस हो गया है, ये आर्टिकल बी में नहीं और सी में है। किसमें है? सहकारी समिति सी में है, थोड़ा गलत हो गया, पुनः रिपीट करता हूं मैं, थोड़ा सी का बता दिया। असेंबली ही है, अनुच्छेद 19(1)(b) पढ़ रहे हैं अपन, सी नहीं, बी पढ़ रहे हैं, वापस देखिएगा, बी पढ़ रहे हैं अपन। और बी में कहा गया है कि बिना हथियारों के निशस्त्र सभा एवं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। जो सहकारी समिति है वो 19(c) में है, बी में नहीं, सी में है। थोड़ा इसको वापस रिपीट करें, हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 19(1)(b) और 19(b) में निशस्त्र बिना हथियारों के सभा एवं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता दी गई है, यानी कि आप बिना हथियारों के कहीं पर भी सभा एवं सम्मेलन कर सकते हैं, जिसमें हथियार नहीं होना चाहिए या फिर कोई भड़काऊ भाषण नहीं होने चाहिए। तो निशस्त्र सभा एवं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1)(b) में नागरिकों को प्रदान की गई है। लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ हड़ताल करने की कोई स्वतंत्रता नहीं है। हड़ताल करने की कोई स्वतंत्रता नहीं है। सभा एवं सम्मेलन आप शांतिपूर्ण तरीके से बिना हथियारों के कर सकते हो, लेकिन हड़ताल करने की कोई अनुमति नहीं है, वो अनलीगल, गैर कानूनी माना जाएगा। यानी कि हड़ताल के बारे में यहाँ कोई प्रावधान नहीं किया गया, इस बात का ध्यान रखना। भाई ऐसा नहीं है कि आप हड़ताल को सभा का रूप दे दो और बोले हम सभा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो हड़ताल करने की स्वतंत्रता नहीं है। फिर नेक्स्ट अगर अपन आगे बात करें तो अगला आर्टिकल है आपके सामने अनुच्छेद 19(1)(c), अनुच्छेद 19(1)(c). अनुच्छेद 19(1)(c) की अगर बात करें तो यहां पर संघ समुदाय राजनीतिक दल एवं सहकारी समिति के गठन की स्वतंत्रता यानी कि अगर बात करें अपन अनुच्छेद 19(1)(c) की, तो अनुच्छेद 19(1)(c) में कहा है कि नागरिकों को संघ, समुदाय, राजनीतिक दल एवं सहकारी समिति के गठन की
स्वतंत्रता दी गई। यानी कि आर्टिकल 19C में सहकारी समिति के बारे में प्रावधान मिलता है और इसको जोड़ा गया था 97वें संविधान संशोधन 2012 के द्वारा। किसके द्वारा? 2012 के द्वारा इसे जोड़ा गया था और इसी 97वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9B जोड़ा और आर्टिकल था अनुच्छेद 243 जेड एच से लेकर के अनुच्छेद 243 जेड टी तक इसके व्यापक प्रावधान है। लेकिन सहकारी समिति के गठन की जो स्वतंत्रता है वो किस में मिलती है? 19(1)C में मिलती है। तो आपको राजनीतिक दल, संघ एवं समुदाय बनाने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। फिर नेक्स्ट अगर बात करें अपन तो अगला आर्टिकल है आपके सामने अनुच्छेद 19(1)D। अनुच्छेद 19(1)D। अनुच्छेद 19(1)D की अगर बात की जाए तो यहाँ डी यानी कि चौथा जो आर्टिकल है, चौथी जो स्वतंत्रता है, उसमें कहा गया है कि भारतीय राज्य क्षेत्र में निवास करने वाले प्रत्येक नागरिक को निर्बाध रूप से पूरे भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता। बात समझ में आई है ना? आर्टिकल 19(1)D कहता है कि आपको भारत के राज्य क्षेत्र में, किसके? भारत के राज्य क्षेत्र में भ्रमण की स्वतंत्रता। राज्य क्षेत्र में भ्रमण की स्वतंत्रता यानी कि आर्टिकल 19(1)D के बारे में अगर अपन देखें तो आर्टिकल 19(1)D नागरिकों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान करता है। आपको पता होना चाहिए कि इस प्रकार के जो प्रावधान हुए हैं भ्रमण की स्वतंत्रता के, आप अगर थोड़ा सोचो कि जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, रियासतों का एकीकरण हुआ था और रियासत विभाग संभाल रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना? सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आप सभी जानते हो, आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष कहलाते हैं भारत के और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से उनकी प्रतिमा बनी हुई है गुजरात के अंदर गुजरात स्टेट में बनी हुई है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 565 रियासतों का एकीकरण करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन रियासतों का एकीकरण नहीं करवाया होता और भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया होता तो 565 नहीं तो फिर भी 100-200 राष्ट्र तो उस समय बन ही गए होते। अगर छोटे बड़े 100-200 राष्ट्र बन गए होते तो आपको एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए जो ये स्वतंत्रता है उसके लिए वीजा की आवश्यकता होती थी, परमिशन की आवश्यकता होती थी, होने लग जाती। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो दूरदर्शिता थी उसको अगर ध्यान में रखें अपन तो बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था ये। और आर्टिकल 19(1)D में कह दिया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में आप स्वतंत्र रूप से भ्रमण कर सकते हो, निर्बाध रूप से, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी इंक्वायरी के आप आसानी से पूरे भारत में भ्रमण कर सकते हो। बस जेब में पैसा होना चाहिए, बाकी तो पैदल पैदल जाओ तो बोला ही। समझ में आई है ना बात? आर्टिकल 19(1)D क्या कहता है? घूमने की आजादी। चौथा पार्ट क्या कहता है? घूमने की आजादी। नेक्स्ट अगर इसके बाद आप अगर आगे बात करें तो अगला आर्टिकल है आपके सामने अनुच्छेद 19(1)E। अनुच्छेद 19(1)E इसकी अगर बात करें तो आर्टिकल अनुच्छेद 19(1)E कहता है कि नागरिकों को भारत के किसी भी राज्य में निवास करने की स्वतंत्रता। इसकी निवास करने की स्वतंत्रता यानी कि आर्टिकल 19(1)E जो है, यह आर्टिकल 19(1)E नागरिकों को पूरे भारत में कहीं पर भी निर्बाध रूप से निवास करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर राज्य के संदर्भ में कुछ विशेष प्रावधान थे, लेकिन जब से वर्तमान जनादेश ने कार्य करना प्रारंभ किया और आर्टिकल 370 और 35A को निरस्त किया, उसके बाद जम्मू कश्मीर भी इसका अपवाद जो था वो समाप्त हो गया।
यानी कि वर्तमान में भारत के प्रत्येक राज्य में, जम्मू कश्मीर सहित आप किसी भी राज्य में निर्बाध रूप से निवास कर सकते हो बिना किसी रोक टोक के, स्थायी या अस्थायी रूप से, जैसा भी आपको सूटेबल होवे उस आधार पर आप वहां पर निवास कर सकते हो। तो आर्टिकल 19(1) जो है वो निवास करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। नेक्स्ट अगर इसके बाद आगे बात करें अपन, तो ई के बाद एफ अगला आर्टिकल है आपके सामने, अनुच्छेद 19(1)(f). इसकी बात करें तो इसमें किसकी स्वतंत्रता थी? संपत्ति की स्वतंत्रता, संपत्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। लेकिन मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे क्या कर दिया, द्वारा निरस्त कर दिया गया। तो वर्तमान में ये समाप्त है, संपत्ति की स्वतंत्रता नहीं है। इसके बाद अगला आर्टिकल है आपके सामने, अनुच्छेद 19(1)(g). जी की अगर बात की जाए तो अंतिम आर्टिकल है ये, आर्टिकल 19(1) का। इसमें कहा गया है कि संपूर्ण भारत में या भारत के राज्य क्षेत्र में आपको व्यापार, व्यवसाय, वृत्ति एवं आजीविका कमाने की स्वतंत्रता। बात समझ में आई? यानी कि आर्टिकल 19(g) की अगर बात की जाए, 19(1)(g) की अगर बात करें, इसमें कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों को कहीं पर भी व्यापार, व्यवसाय, वृत्ति या आजीविका या उपजीविका कमाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आपको व्यापार या व्यवसाय की जो स्वतंत्रता दी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप गैर कानूनी तरीके से व्यापार करना प्रारंभ कर दो। जैसे एक लोकल उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। उदाहरण के तौर पर देखें तो लास्ट ईयर यहाँ आपने अगर चित्तौड़ की ही बात करें तो स्थानीय प्रशासन के द्वारा चित्तौड़ में जिस प्रकार से अतिक्रमण समाप्त किया, जैसे दुर्ग है, दुर्ग क्षेत्र में जो ठेला गाड़ी है ना, ठेला गाड़ी लगी हुई थी, या फिर अन्य जो रोड जो थी, रोड के किनारों पर, और धीरे धीरे रोड के ऊपर अतिक्रमण कर लिया था। तो जो ठेला गाड़ियां लगी थी, इन ठेला गाड़ियों को यहाँ से हटवा दी थी, क्या की थी, हटाई गई थी। आपने देखा होगा ठेला गाड़ी वाला ठेला गाड़ी खड़ी की, इसने यहाँ खड़ी की, और यहाँ खड़ी करने के बाद 2 दिन बाद इसके ऊपर तरपाल डाल देगा और इस तरह से रोड को कवर कर लेगा। फिर थोड़े दिन बच्चे निकले और थोड़े दिन निकलने के बाद इसको सीमेंटेड करके कब्जा कर लेगा इस क्षेत्र के ऊपर। इस तरह से जो ठेला गाड़ी वाले जो लोग थे, इनके बारे में यहाँ कोई प्रावधान नहीं है और इनको सरकार के द्वारा या स्थानीय प्रशासन के द्वारा समय समय पर जो अतिक्रमण था उसके द्वारा यहाँ से हटाया गया है। आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि कहीं पर भी आप ठेला गाड़ी लेके खड़े हो जाओ और बोले मुझे व्यापार करने की स्वतंत्रता है और रोड को या बीच में से ब्लॉक कर दो कि नहीं, गाड़ियां नहीं गुजरेगी, मुझे व्यापार करने की स्वतंत्रता है। तो इस प्रकार से भी ये प्रतिबंधित है कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते हो। व्यापार और व्यवसाय की बात करें तो आर्टिकल 19(1)(g) तो है ही है। इसके अलावा आपने देखा होगा एक संविधान का भाग है, भाग 13, और भाग 13 के अंतर्गत आर्टिकल 301, इस 301 में भी व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। बात समझ रहे हो ना आप? आर्टिकल 19(1)(g), इस आर्टिकल 19(1)(g) में व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसके अलावा भी आर्टिकल 301 जो है, इस 301 में भी व्यापार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। तो आपको इस उदाहरण को थोड़ा ध्यान में रखना है कि व्यापार करने की स्वतंत्रता है लेकिन वहां ठेला गाड़ी का कोई उल्लेख नहीं है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट, इसके बाद अगर बात करें तो आपको जो ये बताई थी मैंने, वर्तमान समय में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। इन 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं के संदर्भ में थोड़ा प्रतिबंध भी है। इस प्रकार नहीं है कि भाई 6 प्रकार की स्वतंत्रता दे दी, मौलिक अधिकार है, हम मनमानी तरीके से कुछ भी करें, तो ऐसा नहीं है। संविधान में इसके लिए कुछ व्यापक प्रावधान किए गए हैं और वो व्यापक प्रावधान है अनुच्छेद 19(1) अपन ने पढ़ लिया है।
उसके बाद अनुच्छेद 19(2) से लेकर के अनुच्छेद 19(6) तक इसमें प्रावधान किए गए। यानी कि जो स्वतंत्रताएं हैं, यानी कि नागरिकों को प्राप्त, सीधा लिख देता हूं मैं, कि जो नागरिकों को प्राप्त स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध, नागरिकों को प्राप्त स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध या इनके ऊपर कुछ नियंत्रण स्थापित किया गया है। अब अगर देखा जाए तो किस प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं आपको, तो आपको आर्टिकल 19(1)(a) के तहत कहा गया है कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, उस विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही कहा गया है कि प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार आदि दी गई है। यहां मैं बताऊं कि जो प्रतिबंध लगाया गया है, इस प्रतिबंध का आधार क्या है। तो प्रतिबंध के आधारों की अपन चर्चा करें, इस प्रतिबंध के आधार में देखें, नंबर 1, तो देश की सुरक्षा, एकता एवं अखंडता को लेकर के अगर बात करें, देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता के संदर्भ में आर्टिकल 19(1)(a) में वर्णित विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया गया है। यानी कि आप आर्टिकल 19(1)(a) को आधार मान करके देश से इस प्रकार की सूचना नहीं मांग सकते हो, या सुरक्षा संबंधी सूचना नहीं मांग सकते हो। उदाहरण के तौर पर आप जैसे कि भारतीय सेना को राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत मैसेज करो, या वहां पर अपील करो कि हमें आप बताओ कि भारतीय सेना में कितने जवान हैं, भारतीय सेना में कितने युद्धक या विस्फोटक हथियार हैं, युद्धक विमान हैं, कितने पायलट हैं, भारतीय सेना का अगला अभियान क्या होगा, पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण कब करेगी, चीन के ऊपर आक्रमण कब करेगी, उनका आक्रमण होता है तो हमारी रणनीति क्या होगी। इस प्रकार देश की सुरक्षा को लेकर के और देश की अखंडता को लेकर के जो मुद्दे हैं, वहां पर आपको ये स्वतंत्रता प्रदान नहीं है। क्लियर हुई बात। फिर नेक्स्ट अगर आगे बात करें अपन, तो दूसरा पॉइंट अगर इसमें देखें तो लोक व्यवस्था क्या है। लोक व्यवस्था के संदर्भ में भी जो बोलने की आजादी है वो आपको प्रदान नहीं है। उदाहरण ले लें जम्मू कश्मीर राज्य का। जम्मू कश्मीर राज्य में धारा 300 अनुच्छेद 370 और 35(a) को निरस्त करने के बाद वहां के जो स्थानीय नेता थे, उन नेताओं को नजरबंद किया। नजरबंद करने के बाद उनको जो बोलने की जो उनकी आजादी थी वो भी उसके साथ प्रतिबंधित हो गई, यानी कि उनको किसी प्रकार का कोई भाषण या अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए खुला नहीं छोड़ा। उसके पीछे कारण क्या था कि लोक व्यवस्था। अगर ये लोग जम्मू कश्मीर में अपने विचार अभिव्यक्त करेंगे तो स्थानीय जनता भड़क जाएगी। स्थानीय जनता भड़केगी तो दंगे हो सकते हैं, भारी स्तर पर जान माल की हानि हो सकती है। तो लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी आर्टिकल 19(1)(a) को प्रतिबंधित किया गया है। फिर अगर देखा जाए तो अगला प्रतिबंध का आधार अपन देखें तो सदाचार, शिष्टाचार और मानहानि। इन संदर्भों में भी विचार एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको प्रतिबंधित किया गया है। यानी कि सदाचार, शिष्टाचार हमारी संस्कृति में प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। तो सदाचार और शिष्टाचार की अगर बात करें तो वहां पर प्रतिबंधित रहेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लिया जाए कि आपको बोलने की आजादी है। बोलने की आजादी, आप रोड पे खड़े होकर के गालियां देना शुरू कर दो, जोर जोर से गालियां देना शुरू कर दो, या फिर किसी भी व्यक्ति को भी सड़क पर आप अपमानित कर दो, तो ये कहाँ का सदाचार और कहाँ का शिष्टाचार हुआ। उसकी लज्जा भंग कर, किसी की लज्जा भंग कर दो, मानहानि यानी कि उसका जो स्वाभिमान है उसको नष्ट कर दो आप। तो इन सारी चीजों के ऊपर भी आर्टिकल 19(1) आप ऐसा नहीं कह सकते हो मुझे बोलने की आजादी, मेरे मन में ऐसे विचार आए, मेरी इच्छा हुई कि मैं आपको गालियां दूं और आप गालियां देने लग गए, वो नहीं है। शिष्टाचार के तहत वो प्रतिबंधित है कि आप अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हो। जो सदाचार, जो शिष्टाचार बना हुआ है उसी का प्रयोग करोगे। फिर अगर देखा जाए तो अगला इसमें प्रतिबंध है न्यायालय की अवमानना
अवमानना, न्यायालय की अवमानना ये भी प्रतिबंधित है। करंट उदाहरण देके समझाता हूं। जैसे उदाहरण के तौर पर न्यायालय ने कोई आदेश पारित किया, न्यायालय ने कोई आदेश दिया और आप उस आदेश को मानने से मना कर दो, तो वो न्यायालय की क्या होगी? अवमानना होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लिया जाए सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय ने राम मंदिर निर्माण के लिए आदेश दिया या फैसला सुनाया, आप मना कर दो कि हम न्यायालय के फैसले को नहीं मानते हैं, न्यायालय ने गलत फैसला दिया, आप उसे चुनौती दो। हाँ, उच्चतम न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है ना, चुनौती दी जा सकती है, वहां सुनवाई होगी। लेकिन आप सिरे से ही खारिज कर दो कि न्यायालय गलत है, हम उसकी बात नहीं सुनेंगे, तो ये न्यायालय की अवमानना होगी। और न्यायालय की अवमानना के संदर्भ में न्यायालय अवमानना अधिनियम, न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 के तहत ये एक दंडनीय अपराध माना गया है। अगर आप न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हो, वो न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 के तहत दंडनीय अपराध होगा। उदाहरण के तौर पर देख लो आप, प्रशांत भूषण उच्चतम न्यायालय के एक वरिष्ठ वकील हैं प्रशांत भूषण, और प्रशांत भूषण को के संदर्भ में अभी सुनवाई चल रही है, और वो सुनवाई किसके संदर्भ में? न्यायालय अवमानना। उन्होंने उच्चतम न्यायालय की एक बेंच में 16 न्यायाधीश थे, 16 में से 8 या 9 न्यायाधीशों को भ्रष्ट बता दिया था। इस प्रकार से वो अलग मुद्दा है उनका, कई साल पुराना केस भी था। तो प्रशांत भूषण जो वरिष्ठ वकील हैं, उनके संदर्भ में अभी सुर्खियों में रहा है कि न्यायालय की अवमानना में उनको नोटिस दिया गया है ना, तो आप उसको अच्छे से देख करके समझ सकते हो। तो न्यायालय की अवमानना के संदर्भ में भी विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। फिर अगर देखा जाए कि विदेशों से मैत्रीपूर्ण संबंध, विदेशों से मैत्रीपूर्ण संबंध, विदेशों से जो मैत्रीपूर्ण संबंध हैं उसके संदर्भ में भी यह आर्टिकल 19(2) जो है प्रतिबंध लगाता है। मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रतिबंध इसलिए है, जैसे मान लिया जाए भारत का कोई दुश्मन देश है ना, दुश्मन देश है, उसके साथ भारत का निरंतर विवाद चल रहा है, और ऐसे राष्ट्र के साथ आप मित्रता बनाए रखो, और मित्रता बना करके देश की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसकी जानकारी उसे दे दो, तो ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि जो देश के जो दुश्मन राष्ट्र है उनके साथ आप मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं रख सकते, उसके ऊपर भी पाबंदी बनाई गई है। और ऐसे विचार जो राष्ट्रीय लेवल पर अपराधों को बढ़ावा दे, राष्ट्रीय के स्थानीय लेवल पर ही क्यों ना हो, तो अपराधों को बढ़ावा देने वाले विचार, तो अपराधों को बढ़ावा देने वाले अगर कोई विचार है तो उन विचारों को भी क्या किया गया है? प्रतिबंधित किया गया है। तो आपको समझ में आया होगा कि आर्टिकल 19 में किस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई और फिर उन स्वतंत्रताओं के ऊपर कहां कहां प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसा नहीं है कि आपको स्वतंत्रता देकर के खुले सांड की तरह छोड़ दिया जाए कि जाओ मस्त रहो, मर्जी आए जो करो, ऐसा नहीं है। यानी कि जो स्वतंत्रता दी गई है वो देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को ध्यान में रख करके दिया है, और उन स्वतंत्रता का आप मर्यादापूर्ण तरीके से किस प्रकार से निर्वहन कर सकते हो, तो इसके लिए फिर इस प्रकार की पाबंदियां भी बनाई गई है। तो ये था आर्टिकल 19। अब बचा हुआ है आर्टिकल 20, 21 और 22, 3 अनुच्छेद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।